सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति पर गौर करना जरूरी है, क्योंकि जब आज लखनऊ में सुबह तेज बारिश के बाद पारा काफी नीचे आया, तब विधानसभा के भीतर से बाहर तक सियासी तापमान काफी ऊपर आ गया। जहां 2047 के यूपी का विजन रखने वाली सरकार की तरफ से आयोजित 24 घंटे की चर्चा के बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलने खड़े हुए, तो चुन चुन कर अखिलेश यादव के वार का जवाब दिया। कुएं के मेढक से लेकर विक्टोरिया की बग्घी तक का जिक्र आया। मुख्यमंत्री का जवाब अखिलेश यादव ने लखनऊ में ही दिया। सबसे बड़े सियासी मुकाबले के 10 राउंड का वार पलटवार आज हमने आपके लिए चुना है। गौ माता का ही श्राप ले डूबेगा। अगर गौ माता श्राप देती है, सांड भी तो श्राप देगा, सांड भी तो श्राप देगा। जिन्होंने रात में चुन चुन करके बस्तियां लूटी, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। 47 तो दूर, 27 से पहले ही ये तलवारें खींचने की जो भी विधानसभा में दिखी। ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये भावना ही इस पर आधारित है। मुख्यमंत्री जी भी पीडीए के ही निकले हुए हैं। आपने कहा गौ से गधा सबसे अच्छा होगा। जो जैसा पढ़ता है वही बोलता है। ये मुख्यमंत्री जी खुद ही कह रहे थे, जी पर गधा पढ़ा नहीं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में 17 महीने बाकी हैं, लेकिन 2027 के टकराव का ट्रेलर उत्तर प्रदेश के विधानसभा के भीतर से बाहर तक नजर आने लगा है। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच पहले 3 राउंड 2027 का सपना देखने और ना देखने को लेकर होता है। यूपी की विरासत पर हर व्यक्ति नहीं बैठ सकता है, हर व्यक्ति नहीं आ सकता है। और उन्होंने कहा था कि ये महाकाल का आसन है, इस पर न किसी का शासन है। नित्य सिसक रहा कमलासन है, यह सिंहासन सिंहासन है। यह सम्मानित अधिराजों से अर्चित है राज समाजों से, इसके पदरज पोछे जाते भूपों के सिर के ताजों से। इसकी रक्षा के लिए भी कुर्बानी पर कुर्बानी है, राणा तू इसकी रक्षा कर, यह सिंहासन स्वाभिमानी। ये विरासत, ये तो दिल्ली और लखनऊ वाले जाने। दिल्ली वालों ने क्या इशारा किया जिसकी से बैठक हो रही है, ये लखनऊ वालों ने क्या इशारा किया। लेकिन हम एक ही बात मानते हैं, वहां पर जो पीडीए के लोग बैठे लोग हैं, वो घुट रहे हैं, वो घुटे जा रहे हैं। उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। उनका भी विजन साफ है 2027 में पीडीए के साथ। आप लोग जब गौ माता के साथ भी धोखा दे सकते हैं, तो किसको नहीं धोखा देंगे आप? और यही तो करते थे। जो गौ माता को धोखा दे देगा, गाय का दूध तो पीते थे, गाय को सड़कों पे छोड़ देते, कसाईयों के हवाले करा देते। यही होता था ना, बोचड़ खाने के हवाले करा देते। तो गौ माता का ही श्राप ले डूबेगा। ये श्राप तो आपको लग पाएगा, और इसलिए 27 में आने का सपना मत देखिए। अगर गौ माता श्राप देती है, सांड भी तो श्राप देगा भाई। केवल गौ माता थोड़ी श्राप देगा, गौ माता के साथ साथ सांड भी श्राप देगा। और मुख्यमंत्री जी को ये भरोसा दिलाना चाहिए कि जो लोगों की जान गई है, उनके परिवार के लोग श्राप किसको देंगे? उनके श्राप किसको मिलेगा? सर भाई, कोई ऐसा जगह बची है जिस जिले में सांड से, जानवर से टकराने से किसी की जान न गई हो? हम पे तो नहीं पड़ेगा पाप, पाप पड़ेगा उन पर। बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में चुन चुन करके बस्तियां लूटी, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा 27 में, 47 तो दूर, 27 से पहले ही ये तलवारें खींचने की जो भी विधानसभा में दिखी। और सच्चाई तो ये है कि जनता का गुस्सा ये सामना नहीं कर सकता। इसीलिए जनता को दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं कि 47 का विजन दिखा दो। इसके बाद मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच चौथा राउंड कहानी किस्सा सुनाकर परिवार वाली पॉलिटिक्स पर आता है। योगी आदित्यनाथ ने स्वामी विवेकानंद की बताई कूप मंडूक वाली कहानी सुनाई। अखिलेश यादव के पीडीए पर वार किया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने
मुख्यमंत्री के मामा जी को याद कराया। ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये भावना ही इस पर आधारित है, जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कूप मंडूक होना। उन्होंने अपनी कथाओं में, अपने प्रवचन में एक बात को कहते थे, एक कुएं में एक मेढक था। कुएं में पड़ा था, वहीं पैदा हुआ था, उसने दुनिया नहीं देखी थी। तो एक दिन बाहर का एक मेढक दुर्भाग्य से वहां आ गया। तो उसने पूछा, कहां से आए हो? उसने कहा, मैं समुद्र से आया हूं। कहा, समुद्र कैसा है? उसने कहा, बहुत बड़ा है। कहा, कितना बड़ा? तो उसने छलांग लगाई, तो कुएं की तो छलांग सीमित ही होगी। उसने कहा, क्या इससे बड़ा? उसने कहा, इससे भी बड़ा। उसने एक और छलांग लगाई, कहा, इससे भी बड़ा? कहा, इससे भी बड़ा। कहा, तुम झूठ बोलते हो। और मुझे लगता है यही दृष्टि कूप मंडूक वाली आप लोगों की है। पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी पीडीए के ही निकले हुए हैं। उदाहरण, इनके मामा अगर ना आए होते, अगर इनके मामा मठ में ना होते, मुझे नहीं पता कि किस कारण उत्तराखंड से यहाँ आए हैं। ये हमारे प्रवासी मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को लगातार 2 बार मात मिली है, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के भीतर ऐतिहासिक रूप से अब तक की सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली समाजवादी पार्टी अब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के पीडीए वाले फॉर्मूले पर चलती है। जहां उत्तर प्रदेश में स्कूलों के मर्जर के मुद्दे पर पीडीए पाठशाला चलाकर सवाल उठाती पार्टी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5वें और 6ठे राउंड में जमकर जवाब दिया। पीडीए पाठशाला के नाम पे आप क्या पढ़ा रहे हैं? क्या बच्चों को पढ़ा रहे हैं? यही तो आपके संस्कार है। यानी जब सरदेव बाबू कल्याण सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने नकल अध्यादेश लेके आए थे। नकल को प्रतिबंध लगाया था कि प्रदेश का युवा अच्छा होगा। आप आए, आपने कहा कि नहीं, नकल तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। गौ से गमला भी होगा और गौ से गणेश भी पढ़ा दो। तो आपने कह दिया नहीं, गौ से गणेश नहीं होगा, ये तो सांप्रदायिक हैं। यानी भगवान को भी आपने सांप्रदायिक बना दिया। आपने कहा गौ से गधा सबसे अच्छा होगा। ये आप पढ़ा रहे थे, ये समाजवादी पार्टी कर रही थी। ये तो स्थिति थी आपकी। जो जैसा पढ़ता है वही बोलता है। ये मुख्यमंत्री जी खुद ही कह रहे थे, जीव और गधा पढ़ा रहे हैं। ये हमारे शब्द नहीं है। मैंने आपसे कहा कि हम पॉलिटिकल वर्क करें, पॉलिटिकल पार्टी के लोग, हम एक पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए पढ़ा रहे हैं कि स्कूल खोले जाए, स्कूल शुरू किए जाए। आप स्कूल शुरू कर दीजिए, टीचर अपॉइंट कर दीजिए, प्रिंसिपल अपॉइंट कर दीजिए। आप क्यों नहीं अपॉइंट कर रहे हैं? स्कूल क्यों नहीं खोल रहे हैं? ये सरकार धोखा दे रही है। आपका विजन था, क्योंकि आप लोगों के ज्यादातर के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और कुछ लोग उससे ऊपर उठ चुके हैं, इसलिए उसमें आप लोगों की सोच नहीं थी, करना भी नहीं चाहते थे, विजन भी नहीं था, क्योंकि स्वयं तक सीमित थे। आपका जो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी थी ना, वो आपको अपने स्वयं के परिवार से बाहर नहीं सोचने देती। मैं खाऊं, मैं पीऊं, लेकिन बाकी लोग भूखों रहें, इसमें आपको मजा आता था। पीडीए परिवार के बच्चे ना पढ़ पाए, इसीलिए सरकार ने कई हजार, 20,000 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए। प्राइमरी 20,000 इसलिए बंद किए क्योंकि उसमें गरीब बच्चे पढ़ने जाते थे। और न केवल बंद किए बल्कि मर्जर इसलिए भी कर रहे हैं जिससे कि बूझ का हिसाब किताब ठीक कर लें। अखिलेश यादव 2024 लोकसभा चुनाव से पहले तक विधानसभा के ही सदस्य थे। सदन में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की बहस जोरदार होती थी। लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा सीट समाजवादी पार्टी को मिली, तो अखिलेश अब 2027 को लेकर उत्साहित हैं। उन्हें लगता है कि मौका उनके पास है, लेकिन यूपी की राजनीति में योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर होने वाले चुनाव में क्या मौका मिल पाएगा? जब सिपाही महोत्सव आप करते थे और रामपुर में भी जन्मदिन का आयोजन करते थे, तो बर्किंगम की वो बुकी मंगाते थे समारोह को करने के लिए, है बग्गी विदेशियों से। क्या आप लोगों का आचरण है? अपने को समाजवादी कहते हैं।
बीजेपी का विजन यही है कि हर अच्छी चीज खराब कर दो। ये मुंह से गड्ढा मुक्त बना सकते हैं, सड़क गड्ढा मुक्त नहीं बना सकते। नेताजी जैसे भोले भाले व्यक्ति को भी बदनाम करने का काम कर दिया आप लोगों ने। शिवपाल उनकी विरासत के अंतिम उत्तराधिकारी थे, लेकिन बेचारा भी अब एकदम गच्चो कच्चा खा गया, चाचा भी गच्चा खा गया। चाचा हमारे साथ है, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? जो अयोध्या में देखने को मिल रही है, आपको पीड़ा है, मैं जानता हूं। जो मां विंध्यवासिनी धाम में देखने को मिल रही है, आपको इससे भी पीड़ा होगी। जो चित्रकूट में देखने को मिल रहा है, आपको इससे भी पीड़ा होगी। क्योंकि ये मथुरा वृंदावन की भी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो पहले 16 में ही बोल चुके थे कि हम लोग दुर्योधन का स्मारक बनाएंगे। जो चीज अच्छी होगी वो सरकार खराब कर देगी। रिवर फ्रंट बना, वर्ल्ड क्लास रिवर फ्रंट बना, जेपीएनआईसी बना, एक लीडर के लिए और लीडर को समर्पित म्यूजियम, और जेपीएनआईसी बना, वो बर्बाद कर दिया हमने। मेट्रो कब शुरू कर रहे हैं? 8 साल बाद, 9 साल बाद। सोचिए, 9 साल बाद मेट्रो शुरू कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी अपनी मेट्रो भूल गए। सोचिए कैसे मुख्यमंत्री का विजन है कि जो दूसरों की मेट्रो बना रहे हैं, अपनी मेट्रो भूल गए। 24 घंटे से अधिक समय से इस माननीय सदन में इस चर्चा का होना, यह विकसित भारत की इन संकल्पनाओं को ही आगे बढ़ाने का विजन है। हमारे मुख्यमंत्री जी नकलची हैं। अगर दिल्ली में कोई बात तय हो, अगर दिल्ली से कोई बात चले, तो उसकी नकल कैसे की जाए उस दिशा में काम करते हैं। 24 घंटे जगाना, ये तो इनह्यूमन काम है। योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी ताकत कानून व्यवस्था है। वो लॉ एंड ऑर्डर, जिसके दम पर वो खुलकर कहते आए हैं कि माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इसी विधानसभा सदन के भीतर 2 साल पहले अखिलेश यादव के सामने अतीक अहमद को लेकर उठे सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा था कि माफिया मिट्टी में मिलाया जाएगा। आज फिर अतीक का नाम आया, आज फिर सदन में मिट्टी में मिलाने की बात याद कराई गई, लेकिन हंगामे की जगह तालियां बजी, क्योंकि मुख्यमंत्री की तारीफ समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीती विधायक पूजा पाल ने की, जिन्हें आज ही समाजवादी पार्टी ने दल से निकाल दिया। उत्तर प्रदेश में अपराध और आतंक का नाम दशकों तक बने रहे अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ खत्म हो जाते हैं, लेकिन जिस सदन से इनके अपराध को मिट्टी कर देने की बात मुख्यमंत्री ने कही, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। उसी विधानसभा के भीतर जब समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत कराई विधायक पूजा पाल ने अतीक अशरफ के खात्मे के लिए धन्यवाद मुख्यमंत्री को किया, तो राजनीति में हलचल मच जाती है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन पूजा पाल कौशाम्बी की चायल सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, जिनके पति पूर्व विधायक राजू पाल को अतीक अहमद और उसके भाई ने हमला करा के मार दिया था। मैंने अपना पति खोया है, जो इस सदन के माननीय सदस्य थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है, पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। अतीक अहमद प्रयागराज कौशाम्बी से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में अपराध का वर्चस्व चलाता रहा, क्योंकि तब उसके आतंक के साथ वोट का सिक्का भी चलता था। लेकिन योगी राज में न सिर्फ अतीक का अंत हुआ, बल्कि अतीक अहमद की कब्जाई हुई जमीन पर बुलडोजर चलाने के बाद योगी सरकार गरीबों को फ्लैट तक बनाकर दे चुकी है। कर्म प्रधान विश्व रसि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। और मुझे लगता है कि ये पंक्तियां आज भी उसी प्रकार की प्रासंगिक हैं जैसे मध्यकाल में थी। अतीक अहमद को उसी के कर्मों की सजा दिलाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ उसी सदन में अब पूजा पाल ने की, जहां योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मिट्टी में आतंक को मिला देंगे।
मुझ जैसे पता नहीं कितने प्रयागराज में पीड़ित परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे अपराधियों को दंड दे करके उनको न्याय दिलाने का काम किया है। और कल शायद मेरी प्रयागराज की जनता मुझे सुनेगी तो वो लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने का काम करेंगे पुनः दोबारा। यूं तो पूजा पाल पहले से ही बीजेपी के समर्थन में अपने सियासी कदम चलती रही, लेकिन अब जब विधानसभा में खुलकर मुख्यमंत्री की तारीफ की, मेरे जैसे पता नहीं कितने महिलाओं की सिंदूर को मिटाया गया, पता नहीं कितने माताओं की गोदी सूनी कर दी गई। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसे मुख्यमंत्री जी का जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके पॉलिसी को ला करके अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम किया। तो अखिलेश यादव ने पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया, कह दिया कि पूजा पाल की पार्टी विरोधी गतिविधि से बहुत नुकसान हुआ है। सबसे अच्छा ये था कि उन्हें अपनी टिकट पक्की करा लेनी चाहिए बीजेपी में, उन्हें अपनी टिकट पक्की कराने। मुझे उम्मीद है, हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी बीजेपी के सदस्य केवल चुनाव के लिए बनते हैं, याद रखना आप लोग। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य नहीं है, केवल चुनाव लड़ने के लिए वो सदस्य बनते हैं। हमें उम्मीद है कि अपनी टिकट के साथ साथ वो उनको भी टिकट दिला लेंगे, और अगर पहले टिकट दिला दी होती तो हमें देनी नहीं पड़ती इन्हें टिकट। भाई अगर पहले ही टिकट बीजेपी ने दे दी होती इन्हें तो हम टिकट थोड़ी देते। असल में पूजा पाल पहले ही राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी का साथ दे चुकी है, लेकिन अब जब क्रॉस सियासी जुबानी फायरिंग की तो अखिलेश यादव नाराज हो जाते हैं। शायद इसलिए भी क्योंकि उसी सदन में जब अखिलेश यादव भी 2 साल पहले विपक्ष की कुर्सी पर मौजूद होते हैं, तब अतीक अहमद को लेकर ही सत्ता और विपक्ष में खूब जुबानी जंग हुई थी। आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर पर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? मतलब ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप क्या है? ये चीजें नहीं हो सकती। आप क्या है? नहीं सुनेंगे इनकी बात। और जब इसी सदन में अतीक को खत्म करने के लिए योगी सरकार के अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाली नीति की तारीफ पूजा पाल करती है, तो समाजवादी पार्टी जीरो टॉलरेंस दिखाती है, पार्टी से अलग कर देती है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। और अब आज की गंभीर चिंता से जुड़ी खबर, जहां पूरा देश चाह रहा है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके, क्योंकि आज दोपहर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद भारी तबाही हुई है। अब तक 40 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं, 120 से ज्यादा लोग घायल हैं, कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, 220 से ज्यादा लोग लापता हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कल किश्तवाड़ में उस जगह पहुंच सकते हैं जहां बादल फटने के बाद तबाही का सैलाब आया है। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक ने दुख जताया है, हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। धराली की तबाही से उबरे भी नहीं कि किश्तवाड़ में अब बादल फट गया। बार बार क्यों पहाड़ी राज्यों में बादल बम बनकर फूट रहा है?
किश्तवाड़ में अब धराली जैसी तबाही कैसे आई? जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़, वक्त दोपहर 12:30 बजे। 9,500 फीट की ऊंचाई पर बादल फटता है, चीख पुकार मच जाती है, गाड़ियां बहने लगती हैं, पहाड़ से सैलाब की तरह आता मलबा घरों को डुबाने गिराने लगता है। हादसा उस समय हुआ जब हजारों श्रद्धालु किश्तवाड़ में मचैल माता यात्रा के लिए पड्डर सब डिवीजन में चशोटी गांव पहुंचे थे। ये यात्रा का पहला पड़ाव है। बादल वहीं फटा जहां से यात्रा शुरू होने वाली थी। यहाँ श्रद्धालुओं की बसें, टेंट, लंगर और कई दुकानें हैं। सभी दावा है कि बादल फटने के बाद आए सैलाब में बह गए। उस वक्त यहाँ कितने लोग मौजूद रहे होंगे, कितने प्रभावित हुए हैं, अंदाजा इस वीडियो से लगाइए। जहां लोग बादल फटने के बाद डरे हुए दिखते हैं, अपनी जान बचाने के लिए बेचैनी पसरी दिखती है। लोग समझ नहीं पा रहे कि किधर जाए। मेरी यही अपील है कि आप पैनिक ना हो, और खासकर जो हमारे जो यात्रा करने आ रहे हैं वो यात्रा जो है अब अपनी यात्रा जो कैंसिल करें। जो फर्दर हम इसमें आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, और यहाँ डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि पैनिक ना हो। ठीक है, सारा रिलीफ और रेस्क्यू का जितने भी सामान था, मैन, मशीनरी, सब कुछ सारा जो। मचैल माता तीर्थ यात्रा हर साल अगस्त में होती है। इसमें हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। ये इस बार 25 जुलाई से 5 सितंबर तक चलनी है। ये रूट जम्मू से किश्तवाड़ तक 210 किलोमीटर लंबा है और इसमें पद्दर से चशोटी तक 19.5 किलोमीटर की सड़क पर गाड़ियां जा सकती हैं। उसके बाद 8.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती है। भारी नुकसान हो सकता है। वहाँ पे बड़ा कंजेस्टेड इस वक्त सारा यात्रा की वजह से, छोटी छोटी दुकानें बनी हैं, गाड़ियाँ वहाँ पे हैं, लोग वहाँ पे हैं, गांव वहाँ पे है। अगर गांव में ये आया होगा तो वहाँ तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नुकसान। चशोटी गांव किश्तवाड़ शहर से लगभग 85 किलोमीटर दूर है। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए लगाया गया एक लंगर इस घटना से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। बादल फटने के कारण अचानक आई बाढ़ में दुकानें, सुरक्षा चौकी समेत कई घर दावा है बह गए। बादल फटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के इस वीडियो को देखिए, अंदाजा आपको लगेगा कि तबाही कितनी बड़ी है। जहाँ एक बड़े पत्थर को हटाने में लोग जुटे हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने दुख जताने के साथ हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में हर मदद का भरोसा दिया है। हर मदद किश्तवाड़ में पहुंचाई जा रही है। दरअसल इस क्षेत्र को समझते हुए समझ आता है कि किस तरह की तबाही इतने बड़े पैमाने पर वहां नजर आती है। एक दूसरा रास्ता जो कटता है वो कटरा के क्षेत्र तक, यानी वहां पर आप एक धार्मिक यात्रा देखिए, दूसरी तरफ मच्छिल माता यात्रा यहाँ पर, और जो आबादी है इस पूरे क्षेत्र की वो घनी आबादी होने के कारण और पर्यटकों के होने के कारण भी आपको इस तरह की स्थिति दिख रही है। मीर फरीद हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। फरीद, हमने देखा कि किस तरीके से सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सब फौरन लग गए हैं इसमें, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में वहां पर लोग दिख रहे हैं, मतलब धराली से अलग, धराली में चूंकि यात्रा उस हिसाब से हो नहीं रही थी, लेकिन यहाँ यात्रा चल रही थी। उन आशंकाओं के बीच राहत कार्य क्या रात में अभी रोका गया है? क्या फौरन फिर सुबह, क्या हेलीकॉप्टर मूवमेंट्स हो पा रहे हैं इस क्षेत्र में? श्वेता, अभी जो हमारे पास वीडियो आया है ये 2 घंटे पहले का है, यानी कि जब लैंडस्लाइड हुआ, जब क्लाउड बस्ट हुआ उससे 2 घंटे पहले, और उससे ये बात समझ आती है कि कितने सारे श्रद्धालु वहां पे पहुंचे थे, कैसे टेंट और लंगर लगे हुए थे। बिल्कुल अमरनाथ यात्रा का जैसे बेस कैंप होता है, बिल्कुल उसी तरीके से वहां हजारों की संख्या में लोग थे। यानी कि न सिर्फ वहां के रहने वाले उस गांव के, बल्कि बाहर से भी जो श्रद्धालु आए थे काफी ज्यादा थे। तो उससे एक आइडिया आता है कि कितने लोग वहां थे और कितना बड़ा ये जो है इसमें डैमेज हो सकता है। जहां तक रेस्क्यू एफर्ट की बात है, बारिश अभी भी लगातार हो रही है। किश्तवाड़ के लिए अगले 6 घंटे के लिए मेट का एक अलर्ट है कि काफी भारी बारिश हो सकती है, तो वो काफी बाधा डाल रहा है रेस्क्यू एफर्ट में, क्योंकि एनडीआरएफ की जो टीम्स हैं स्पेशलाइज करती हैं ऐसे रेस्क्यू एफर्ट में, और जितना जल्दी वो वहां पहुंच पाती वो मलबे से जो जिंदा लोग जिनको अभी बचाया जा सकता है उनको खींच निकाल सकते थे। लेकिन फिर भी जो भी वहां स्थानीय प्रशासन के पास जो भी उनके पास मशीनरी है, या उसके अलावा जो भी वेरविदल है, और अगर आप सेना की बात करें तो डेल्टा फोर्स के जो जवान है वो भी वहां पे हैं, स्थानीय पुलिस है, तो कई लोगों को जो है मलबे से बाहर निकाला गया है। लेकिन अभी भी श्वेता, तकरीबन
तकरीबन 180 से 200 लोग गायब हैं, जो अनअकाउंटेड हैं। तो आप समझ सकते हैं कि डेथ टोल जो है बढ़ सकती है, और जितना देरी होगी उन तक पहुंचने में उतना ही चांस कम है उनका जिंदा बाहर निकलने का। तो ये जो पहला विंडो रहता है 6 से 8 घंटे का, काफी ज्यादा क्रूशियल है। पूरी कोशिश चल रही है, लेकिन जो चॉपर नहीं लैंड कर पा रहे, वो बहुत बड़ी दिक्कत जो है बन रही है। जी, मीर फरीद हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे थे। दरअसल उस क्षेत्र में एक तरफ कोशिशें ये होती हैं कि कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए, वहाँ पर टनल्स की पूरा एक जाल आप देख सकते हैं, यही वो हिस्सा हो जाता है जो मोटे तौर पर आप समझिए कि बगलीहार डैम जहाँ पर है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से भी अहम है। लेकिन इस तरह से प्रकृति की जो मार पड़ी है, वो जल्द से जल्द हम उम्मीद करते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन हो पाए, लोग सुरक्षित ज़्यादा से ज़्यादा निकाले जा सकें। अब बात दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई की करते हैं। 3 जजों की पीठ ने पुराने आदेश की समीक्षा करके अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में ही 2 जजों की पीठ ने दिल्ली एनसीआर से आवारा कुत्तों को पकड़ने का आदेश दिया था, जिसके बाद से देश आवारा कुत्तों को लेकर सोच के हिसाब से बंट गया है। राजस्थान में झुंझुनू की ये तस्वीर सबको हिला देती है। आवारा कुत्तों के साथ ऐसी हैवानियत करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठती है, एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। लेकिन जिस कुमावस गांव में ये सब हुआ, वहां लोग धरने पर बैठ गए। क्यों? इस सवाल के जवाब ने सबको चौंका दिया, क्योंकि झुंझुनू के लोगों ने ही आवारा कुत्तों को मारने की सुपारी दे दी थी, क्योंकि आवारा कुत्तों ने गांव की 50 से ज्यादा बकरियों को अपना निवाला बनाकर उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। आज इन कुत्तों ने इतना आतंक फैला रखा है जिसकी कोई हद नहीं है। 57 बकरी मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों को कि 57 बकरियों को खा गए हैं, जिनकी कीमत अगर आप जोड़ोगे तो मतलब कि एक बकरी की कीमत 40,000 के करीब होती है। और आप अंदाजा लगाओ, एक अगर गरीब किसान अगर एक 40,000 की बकरी उसकी कुत्ते खा जाते हैं, जो अड़काए हुए कुत्ते खा जाते हैं, तो वो किसान क्या कमाएगा और क्या खाएगा। गांव की तरह देश के हर छोटे बड़े शहर में आवारा कुत्तों ने कोहराम मचा रखा है। बच्चों का घर से अकेले निकलना दुश्वार है। नौबत यह आ जाती कि लोग अपने हिसाब से ही इन आवारा कुत्तों को सजा देने में जुट गए। झांसी की रेलवे कॉलोनी में यह सब हुआ, जहां कुत्ते को बांधकर स्कूटी सवार ने घसीटा। कुत्ता खुद को बचाने की कोशिश करता है, चिल्लाता है। इस घटना का पशु प्रेमी ने वीडियो बनाया, लेकिन वो आवारा कुत्ते को नहीं बचा सका। झुंझुनू और झांसी की घटना बताती है कि देश में आवारा कुत्ते समाज में तनाव की बहुत बड़ी वजह बन रहे हैं। हम देखते थे, हमारे जो कस्टमर आते थे वहाँ अपने मार्केट के अंदर, कुत्तों से इतने दुखी थे, इतने परेशान थे कि उन्होंने मार्केट आना बंद कर दिया। कुछ जितने ही एनजीओ वाले जो कुत्तों को फीड करते थे, ये उनको लेके तो जाते नहीं थे, ये खाना वहीं देते थे। तो वो एक के बाद कम से पहले 2 थे कुत्ते, फिर 4 हो गए, फिर 6 हो गए, फिर 12 कुत्ते हो गए। और कोई वैक्सीनेशन लगाने आता था एमसीडी का, यहाँ इसको ले जाने के लिए आते थे, तो वो उनको मना करते थे। वो सोचते हैं कि अगर जानवर चले जाएंगे तो उनके बच्चे नहीं काटे जाएंगे। आई एग्री विद दैट, लेकिन सवाल ये है कि जानवर नहीं चले जाएंगे। आवारा कुत्तों का मामला सुप्रीम कोर्ट तक में चल रहा है। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की स्पेशल बेंच ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि यहाँ कई ऐसे मांसाहारी लोग हैं जो खुद को पशु प्रेमी बताते हैं। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली एनसीआर की सड़क से आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर होम तुरंत भेज देने का फैसला लागू नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ शेल्टर होम ही नहीं है। आज कोर्ट ने सबको शांति से सुना, थोड़ा समय सबको दिया और उसके बाद ऑर्डर को रिजर्व किया है। हमारी उम्मीद है कि वो जो एक बहुत ही घातक ऑर्डर निकला था उसको स्टे कर दिया जाएगा। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि दिल्ली एनसीआर में सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्ते के अंदर रिहायशी इलाकों से हटाकर शेल्टर होम डाला जाए। आवारा कुत्तों पर देश की सबसे बड़ी अदालत के इस फैसले ने समाज के भीतर बहस को 2 हिस्से में बांट दिया। अगर हम 3 लाख जानवर को दिल्ली से हटा देंगे, 1 हफ्ते के अंदर अंदर 3 लाख और आ जाएंगे गाजियाबाद फरीदाबाद से। अगर वो 3 लाख को हम हटा देंगे तो 3 लाख और आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि दिल्ली में खाना भरपूर है। आपके पास 50,000 से ज़्यादा इल्लीगल मुर्गी की दुकानें हैं। आपके पास मीट शॉप्स हैं जो बिना लाइसेंस के काम कर रहे हैं। इसलिए पहले तो आप उसमें भी कानून डालें।
नहीं तो कभी बंद होगा नहीं। भारत में 6 करोड़ के आसपास आवारा कुत्ते हैं। अगर उन्हें एक अलग देश माना जाए तो ये दुनिया का 20वां सबसे अधिक आबादी वाला देश होता। पिछले साल 6 करोड़ आवारा कुत्तों के काटने के 37 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। सिर्फ दिल्ली एनसीआर में 1 लाख आवारा कुत्ते साल भर में करीब 6,62,000 लोगों को काट चुके हैं। भारत में रेबीज से 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा होता है, जो दुनिया में कुल मौत का 35% है। और अब खबरदार, क्योंकि दिल्ली में जनता का सड़क पर सुरक्षित चलना खतरे से खाली नहीं। किसी देश की राजधानी उस देश का दुनिया में प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन हमारे देश की राजधानी दिल्ली दशकों से दुनिया में भारत का प्रतिनिधित्व करने में क्या नाक कटा देती है? खबरदार करते इस चुभते सवाल की वजह देश की राजधानी का बुनियादी ढांचा है, जहां सड़क पर चलना तक सुरक्षित नहीं होता। अगर इस सवाल से किसी की भावना आहत हुई हो तो वो पहले 3 तस्वीरें देखें, क्योंकि जनता के हक और हित की बात पर सीधा खबरदार करना हमारा मकसद है। पहला वीडियो आज का है। भारी बारिश के बीच दिल्ली के कालकाजी में बीच सड़क पर बड़ा सा पेड़ गिरा, एक बाइक सवार की दर्दनाक मृत्यु हो गई। दूसरा वीडियो इसी महीने का है, जब दिल्ली में बस स्टैंड के पास खड़े युवक को गला घोंटकर लूट लेने वाला गिरोह घेर लेता है, गला दबाता है, लूटपाट करता है। तीसरा वीडियो 2 हफ्ते पहले का है, जब देश की राजधानी के टैगोर गार्डन इलाके में अचानक बिजली का खंभा गिरता है। स्कूटी सवार महिला इस खंभे की चपेट में आती है। गनीमत रही कि उनकी जान बच गई। लेकिन इन 3 वीडियो में दिखता डर और दुख आम आदमी के सिर पर तलवार की तरह लटक रहा है, जो पूछना चाहता है कि क्या देश की राजधानी में ही सड़क पर चलने लायक सुरक्षित बुनियादी ढांचा सरकार और व्यवस्था नहीं दे सकते, जहां नहीं पता कि कब बिजली का खंभा गिर जाए, कब कोई पीछे से आकर गला घोंटने लगे, कब राह चलते पेड़ गिर जाए और जान चली जाए। सामने नीम का वाला पेड़ वो गिर गया है और ये देखो एक कार दब गई है, कार दब गई है, कार दब गई है। एक बाइक वाला बेचारा ये तो मर गया है, दब के ही मर गया है। लड़की बची हुई है, लड़की है बचा दब के ही मर गया है। दिल्ली की सड़क पर एक पिता पुत्री बाइक से गए, उन पर पेड़ गिर गया, बेटी किसी तरह बचती है, पिता की दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। तो क्या इसे हादसा मान लें? क्या मान लिया जाए कि पेड़ गिर गया तो क्या कर सकते हैं? ऐसा कतई नहीं हो सकता। देश की राजधानी में सड़क किनारे पेड़ का गिर जाना, आम आदमी की जान चले जाना, इस बात का सबूत है कि एजेंसियां अपनी जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभा रही। सीसीटीवी वीडियो को देखकर सिहरन होती है, जहां सड़क पर पानी भरा है, अचानक पेड़ गिरता है, बाइक और कार सवार चपेट में आते हैं, बेटी फंसी रहती है, बच जाती है, पर उसी बाइक पर सवार पिता पेड़ के नीचे दब जाते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के सिर पर हाथ क्या रखा? पाकिस्तानी नेताओं के सुर बदल गए। उसकी तरफ से लगातार धमकियां दी जा रही हैं। पाकिस्तान की इन धमकियों पर विदेश मंत्रालय ने करारा जवाब दिया है। कहा कि अगर पाकिस्तान ने कोई दुस्साहस किया तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। भारत ने साफ कहा कि पाकिस्तान के नेता अपनी जुबान पर काबू रखें। हमने भारत के खिलाफ पाकिस्तानी नेतृत्व के लापरवाह, युद्ध भड़काने वाले और नफरत भरे बयानों के निरंतर सिलसिले पर रिपोर्टें देखी हैं। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बार बार भारत विरोधी बयानबाजी को हवा देना पाकिस्तानी नेतृत्व का जाना माना तरीका है, जिससे आप भली भांति अवगत हैं। पाकिस्तान को सलाह देते हैं कि वह अपनी बयानबाजी में संयम रखे, क्योंकि जैसा कि अभी हाल ही में हमने देखा था और आप लोगों ने भी देखा था, किसी भी प्रकार के दुस्साहस का परिणाम दर्दनाक होगा। और अब आज का शुभ समाचार। स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक गुड न्यूज आई है। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने मजबूत फंडामेंटल्स को देखते हुए भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB- से अपग्रेड करके BBB कर दिया है।
ये 18 साल बाद हुआ है। रेटिंग में सुधार से पता चलता है कि जहां दुनिया के सभी बड़े देश अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर परेशान हैं, वहीं भारत विकास के रास्ते पर मजबूती के साथ बढ़ता रहेगा।